स्टूडेंट्स, हम लोग गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अंतर्गत गतिशील कण की गति के जो समीकरण होगा उसके सामान्य हलों को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में r इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा ये इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, हमारे पास में जो गति का समीकरण होगा वो हमारे पास में क्या आएगा, r इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। ये जो हमारी इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, एक कोनिक इक्वेशन है जिसके अंदर E क्या है, इसकी इसेंट्रिसिटी है, उत्केंद्रता है, और यहाँ पर हमने P इक्वल टू क्या माना था, जे स्क्वायर अपॉन एम के माना था। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अंतर्गत गतिशील कण का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, एक कोनिक सेक्शन के रूप में होगा, शंकु काट के रूप में होगा। ठीक है, शंकु परिच्छेद के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण एक सांख्यिक समीकरण है, कोनिक इक्वेशन है, जिसकी नाभि फोकस किस पर होगा, ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर, तथा उत्केंद्रता सेंट्रिसिटी जो है E है। हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल इंटरएक्शन के अंदर जो पार्टिकल मोशन में होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, तो इसकी जो इक्वेशन आती है वो क्या आ गई, एक कोनिक इक्वेशन आती है, कोनिक सेक्शन हमारे पास में इक्वेशन आएगा। अब जो पाथ होगा, ट्रेजेक्ट्री होगी, वो क्या डिपेंड करेगी, ई के मान पर डिपेंड करती है कि यहाँ पर पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा, इलिप्टिकल होगा या सर्कुलर होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अधीन गतिशील कण का पथ सांकव परिच्छेद कोनिक सेक्शन के रूप में होता है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि जो E के मान के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो इक्वेशंस आएंगी वो किस प्रकार आती हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है उसे हम कार्तीय निर्देशांकों के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पर हमारा R क्या था और थीटा जो हमारे पास में है, इनको हम क्या लिख लेंगे, एक्स वाई की फॉर्म में। यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, जो हमारी इक्वेशन है इसको हम एक्स वाई की फॉर्म में, और फिर इससे हम लोग क्या निकालते हैं कि हमारे पास में जो सर्कुलर ऑर्बिट या इलिप्टिकल जो भी हमारी इक्वेशन आएगी वो किस प्रकार से आती है। तो हम लिख सकते हैं कार्तीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण इक्वेशन ऑफ पाथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पाथ किस पर डिपेंड करेगा, ई पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं गुरुत्वीय बलों के अंतर्गत गतिशील
कण का पथ उत्केंद्रता E पर निर्भर करता है, अतः उत्केंद्रता के भिन्न भिन्न मान होने से कण के पथ के मान भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, इसको लिखो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कण के पथ की प्रकृति भी भिन्न हो जाती है, कण के पथ की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो हमारा समीकरण है, समीकरण R, या हम इसको लिख सकते हैं R इंटू 1 प्लस E कोस थीटा को इक्वल टू P को कार्तीय निर्देशांकों में लिखते हैं। कार्तीय निर्देशांकों में लिखते हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास में जो इक्वेशन आती है वो किस प्रकार आती है, क्योंकि जब E इक्वल टू 0 होता है, जब E इक्वल टू 0 होगा तो कण का जो पथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, वृत्तीय पथ होगा। अगर E का मान हमारे पास में लेस देन 1 है तब कण का जो पथ होता है वो क्या होता है, इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। और अगर E इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है तब कण का जो पथ होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर अपने पास में इज ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पर हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, और अगर E इक्वल टू 1 है तो कण का जो पथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, परवलय का समीकरण आएगा। ठीक है, हमारे पास में E इक्वल टू 1 सर्कुलर होगा, E इज लेस देन 1 इलिप्टिकल होगा, E इज ग्रेटर देन 1, या पहले हम बात करें E इक्वल टू 1 की, E इक्वल टू 1 में पैराबोलिक होगा, परवलयिक होगा, और E इज ग्रेटर देन 1 होने पर हमारे पास में ये वैल्यू आएगी हाइपरबोलिक होगा। तो यहां पर हम लोग E इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन निकालेंगे, वो एक सर्कल की फॉर्म में आएगी। E इज लेस देन 1 के लिए हम इस प्रकार इक्वेशन निकालते हैं कि हमारी इलिप्टिकल फॉर्म आती है। E इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास में एक पैराबोला की इक्वेशन आएगी, और इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास में हाइपरबोला की इक्वेशन आती है। तो वहां पर हम देखेंगे कि जो E के मान हमारे पास में है उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन किस प्रकार की पाथ की इक्वेशन आती है। इसके अलावा E को हमने क्या माना था, E इक्वल टू 1 प्लस 2EJ स्क्वायर अपॉन MK स्क्वायर माना था। तो यहां से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि इस E का मान 0 है तो एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, अगर इज लेस देन 1 है तो एनर्जी ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी,
यानी हम ई के मान के अकॉर्डिंग एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ऑर्बिट इक्वेशंस को चेक करेंगे, क्योंकि केपलर्स क्लॉज से हमारे पास में टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। हमने जो केपलर के नियम पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है। तो अगर हम बात करें ग्रहों की गति की, अगर हम बात करते हैं तो क्या सर्कुलर मोशन या इलेप्टिकल मोशन के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग ई के अलग अलग मानों के लिए इसकी प्रकृति को निकालते हैं, नेचर को निकालते हैं कि जो हमारा पार्टिकल या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है उसके पाथ का नेचर क्या होगा, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एनर्जी का मान हमारे पास में क्या आएगा, और फिर हम यहाँ पर इक्वेशंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसके पाथ के नेचर के लिए हम इक्वेशन निकालते हैं किसके अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर। तो यहाँ पर अपने पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या था, x इक्वल टू आर कोस थीटा तथा y इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हम इसमें वैल्यू रख दें, अतः r के अंदर हम यहाँ पर अपने पास में क्या आ जाएगा, ये अपना x इक्वल टू आर कोस थीटा है, y इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास में आता है। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि x इक्वल टू, ये अपना r इक्वल टू आ गया, इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस, या इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर दें अंदर, ये हमारा r प्लस का r e कोस थीटा है इक्वल टू p, इसको हम लिख सकते हैं r प्लस e r कोस थीटा इक्वल टू p, और इस r की जगह हम रख दें रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का e r कोस थीटा की जगह अपना x आ जाएगा और p। यहां से अपने पास में वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ई एक्स इक्वल टू पी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसका अगर हमने स्क्वायर किया तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस ई एक्स, इसका हम स्क्वायर करें, इस पूरी इक्वेशन का हम स्क्वायर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें हम तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2e पी एक्स। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा माइनस में रहेगा। इन सारी वैल्यूज को हम एक साइड ले लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2e पी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब इसमें से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस का 2e पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम अलग अलग केसेस चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। तो हम सबसे पहले लेते हैं केस फर्स्ट।
अगर हमारे पास में क्या हो, =1, =1 होगा तो ये वैल्यू x² 1 - 1 प्लस का 2e(px) प्लस का y² = p²। तो यहां से हम देख सकते हैं 1 - 1 तो हमारा 0 हो गया, तो ये आ जाएगा y² = माइनस का 2e(px) प्लस p²। और ये हमारी इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है। y² = 4x प्लस c अपन जो भी रखते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो किसकी आ गई, पैराबोला की इक्वेशन है, परवलय का समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण एक परवलय का समीकरण है। परवलय का समीकरण है तथा, ठीक है यहीं तक रहने दो, क्योंकि हमारे पास में =1 के लिए जो इक्वेशन आ रही है वो परवलय का समीकरण है, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के अंदर जो मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए =1 होने पर ये इक्वेशन क्या होगी, पैराबोलिक इक्वेशन होगी। इसी प्रकार हम केस सेकंड लेते हैं। सेकंड में हमारे पास में यदि e <<1 है, e<<1 अगर है तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, तो हम इस इक्वेशन को आप लोग कोई नंबर दे देना, मान लो हम यहाँ पर a लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर e<<1 होने पर हम लिख सकते हैं समीकरण a से या a में हम लोग ऐड करते हैं e² p² / 1 - e², ठीक है, में जोड़ने पर दोनों साइड ऐड करेंगे हम लोग। तो यहां से अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी। ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड में e² p² / 1 - e² को, ठीक है, यहां तक लिखो। तो e=1 के अंदर अपने पास में हमने निकाल लिया था, अब हम लोग निकाल रहे हैं e<<1 के लिए। तो ये अपना आ जाएगा x² 1 - e² प्लस का 2e(px) प्लस y² प्लस e² p² / 1 - e² = p² प्लस e² p² / 1 - e²। इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग, तो ये अपना आ जाएगा x² 1 - e² प्लस का 2e(px) प्लस का y² प्लस e² p² / 1 - e²। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि p² प्लस e² p² / 1 - e² है, तो इसको हम लिख सकते हैं p² 1 - e² प्लस का e² प्लस का e² p² / 1 - e²। तो यहां से हमारा p² माइनस ये p² माइनस का p² e² होगा, ये माइनस में होगा और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p² / 1 - e² बच जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं p² / 1 - e²।
अब यहाँ पर हमारा जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको हम पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये अपने पास में इस इक्वेशन को एक बार हम रखते हैं क्योंकि आगे के केसेस में भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2e पी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा मान है एक्स स्क्वायर प्लस 2e पी एक्स अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस का ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ई पी अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसे a प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें, इधर वाले को हम डिवाइड कर दें इससे, तो हमारे पास में क्या आएगी, एक इक्वेशन आएगी और वो इक्वेशन हमारी इलिप्स की होती है, दीर्घवृत्त की होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग। तो यहां से अपन देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, x प्लस, इस पूरी वैल्यू को हम डिफाइन कर देते हैं x नोट से, x प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जहां अपने पास में x नोट इक्वल टू क्या है, एक्स नोट हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी ई पी अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर को, तथा ए इक्वल टू क्या है, ए हमने डिफाइन किया है पी अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर को, और बी हमने डिफाइन किया है बी इक्वल टू, अपने पास में यहाँ पर क्या है वैल्यू, क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर है और एक यहाँ पर भी है अपने पास में, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ओनली एक वैल्यू बचेगी। ठीक है, और हमने यहाँ पर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है तो हम इसकी पावर हाफ ले लेंगे, पी अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी है तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली इस प्रकार बचेगा हमारे पास में पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा, और हम लोग लिख रहे हैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो स्क्वायर की फॉर्म में अगर हम इसको लिख रहे हैं तो इसकी पावर हाफ लेके हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई, तो हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण, जो हमारी इक्वेशन है वो किसकी है, इलिप्स की इक्वेशन है। उपरोक्त समीकरण
दीर्घवृत्त का समीकरण है, तथा ए दीर्घवृत्त की, ठीक है, ये हमारा इलिप्स की इक्वेशन है, दीर्घवृत्त की, ये हमारी क्या हो जाएगी, ए सेमी इसकी मेजर एक्सिस होगी और ये सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तथा बी अर्ध लघु अक्ष है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि E इक्वल टू 1 के लिए हमारी जो इक्वेशन थी वो पैराबोला की इक्वेशन थी, और E इज लेस देन 1 के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो एक इलिप्स की इक्वेशन है। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, केस थर्ड हम लेते हैं कि E इक्वल टू 0 होने पर हमारे पास में कैसे इक्वेशन आती है, और फिर हम देखते हैं कि E इज ग्रेटर देन 1 के लिए इक्वेशन क्या आती है, ठीक है। तो केस थर्ड है, E इक्वल टू 0 के लिए, E इक्वल टू 0 पर हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 0 प्लस का 2EP और ये 0 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर या आर इक्वल टू पी हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, एक वृत्त की समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर अपॉन एम के का होल स्क्वायर, जिसकी रेडियस क्या होगी, ये पी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में इक्वेशन जो आई है वो एक सर्कल की इक्वेशन आई है, तो हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण एक वृत्त का समीकरण है, यानी E इक्वल टू 0 होने पर पाथ क्या होगा, उसका सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, ऑर्बिट जो होगा वो सर्कुलर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस 4 हमारा, E इज ग्रेटर देन 1। तो हम लिख सकते हैं E इज ग्रेटर देन 1 होने पर समीकरण ए में ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 घटाने पर, ठीक है, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 को माइनस करते हैं। तो यहां से हमारी जो इक्वेशन है ए वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस का 2e पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हमारा e जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पर e ग्रेटर देन 1 और ये हमारे पास में पी स्क्वायर आ जाएगा, और इसके साथ में भी माइनस का ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको लिख लो। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब जो हमारी इक्वेशन आएगी वो हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी, एक अति परवलय का समीकरण आएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर
प्लस का 2e px प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से पी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ई स्क्वायर पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस का पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। फिर हम लोग इसको लिखें तो ये अपना आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में है 1 माइनस ई स्क्वायर, इससे हम पूरे को डिवाइड करें। तो यहाँ पर हम इसको पहले से लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया हमने, प्लस का 2e पी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अब हम डिवाइड कर देते हैं उपरोक्त समीकरण को, इस इक्वेशन को हम डिवाइड करें उपरोक्त समीकरण को माइनस ई स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करने पर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस से कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला माइनस का जाएगा, माइनस का 2e पी एक्स डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर माइनस 1। ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन, ये भी माइनस में हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस, ये प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको लिखो। तो सेम जैसे हमने लिप्स के लिए लिखा था यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपरबोला के लिए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ईपी अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसको हम डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई पी अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक ई स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, पी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 और ये जो और इक्वल में 1। यहाँ पर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक्स नॉट या और ए और बी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है? एक अतिपरवलय का समीकरण है। उपरोक्त समीकरण एक अतिपरवलय का समीकरण है। तो यहां से अगर हम डिफाइन करें कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो किस प्रकार होगी, E इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास क्या था? एक सर्कल था। ठीक है, E इक्वल टू 0 के लिए अपने पास में वृत्त आता है और
E इज लेस देन 1 के लिए क्या आता है, एक पैराबोला आता है। ये हम डिफाइन कर सकते हैं, इज लेस देन 1, मान लो इक्वल टू हाफ है हमारा। और इसी प्रकार इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या आया था, इज लेस देन 1 के लिए हमारे पास में इलिप्स आता है, सॉरी। सर्कल हमारे पास में E इक्वल टू 0 के लिए, और जो हमारा इलिप्स आता है वो आता है हमारे पास में E इज लेस देन 1 के लिए, मान लो इक्वल टू हाफ हमने डिफाइन किया। फिर हमारे पास में E इक्वल टू 1 के लिए आता है पैराबोला। E इक्वल टू 1 पैराबोला होगा। और E इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास में मान लो इक्वल टू 2 क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, R रेडियस का सर्कल होगा E 0 के लिए। और E इज लेस देन 1 के लिए हमारे पास में इलिप्स होगा, E इक्वल टू 1 के लिए पैराबोला होगा, और ये हमारे पास में हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 0 सर्कल, और E इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास में इलिप्स होगा, दीर्घवृत्त होगा। और E इज ग्रेटर देन 1 के लिए और E इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास में पैराबोला होगा। और E इज ग्रेटर देन 1 के लिए अपने पास में क्या है, हाइपरबोला। तो इस प्रकार हमारे जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि E इक्वल टू 0 पर और हमारे पास में इज लेस देन 1 या इक्वल टू 1 पर एनर्जी का मान किस प्रकार आता है। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो हम लोग टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम एक कॉलम हमारे पास में E का, फिर एनर्जी कितनी होगी और पाथ क्या होगा। E का मान क्या था, E इक्वल्स टू 1 प्लस 2E जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर की पावर हाफ था। तो जब हमारे पास में E इक्वल टू 0 है, E इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से हम देख सकते हैं 1 प्लस 2E जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, एनर्जी भी हमारे पास में क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, 2E जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, तो E इक्वल टू हो जाएगी माइनस का एम के स्क्वायर अपॉन 2J स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करें E इक्वल टू 0 के लिए। तो E इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास एनर्जी आती है नेगेटिव, लेस देन 0 होगी, और ये हमारी हो जाएगी माइनस का एम के स्क्वायर अपॉन 2J स्क्वायर। ठीक है, इसको हम नेगेटिव होने का मतलब है यहाँ पर हमारी जो स्टेट होगी वो बाउंड स्टेट होगी। ठीक है, और पाथ जो है वो क्या है, यहाँ पर वृत्त होगा। फिर हम डिफाइन करें E इक्वल टू 1 के लिए। तो E इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास एनर्जी का मान क्या होगा, इसको चाहे तो लेस देन 0 रहने दो। यहां से अपने पास में E
इक्वल टू 1 अगर हमारा हुआ तो एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, 1 + 2E² इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये अगर वैल्यू हमारी 1 है तो 1 - 1 ये क्या हो गया, 0 हो गया, और E की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो E = 1 के लिए ये वैल्यू आएगी 0, यानी इलिप्स के लिए, दीर्घवृत्त के लिए ये वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। E = 1 के लिए हमारे पास में एनर्जी का मान 0 होगा। सॉरी, ये हमारा दीर्घवृत्त नहीं, पैराबोला है, परवल है। अब हम बात करते हैं E < 1 और E < 1। E < 1 हमारा इलिप्स था और E < 1 हमारे पास में क्या था, हाइपरबोला था। तो E < 1 होने पर एनर्जी भी क्या होगी, < 1 होगी, क्योंकि ये हमारे पास में E = हम ऐसे लिख सकते हैं, E = क्या है, 1 + 2EJ² की पावर हाफ। तो यहां से अपनी अगर E का मान < 1 है तो एनर्जी भी क्या होगी, < 1 होगी, और जब हमारा E < 1 है तो ये भी हमारे पास में < 1 होगी, और ये अति परवल है। इनके अंदर जो एनर्जी के मान < 1 और < 1 और इक्वल टू 0 और ये सारी वैल्यूज हम लोग इनको डिटेल में करेंगे जब हम क्या निकालेंगे, ऑर्बिट इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लोग ऑर्बिट इक्वेशंस को निकालेंगे तो वहां पर कक्षीय समीकरण के अंदर हम सारी एनर्जी की वैल्यूज और टाइम पीरियड जो होगा, आवर्तकाल जो होगा, वो सारा हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफाइन करेंगे और इन सब के मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग निकालते हैं कि हमारे जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के अधीन गति करने वाला जो वो पार्टिकल होगा उसके लिए हमारे पास में टाइम पीरियड का मान और एनर्जी का मान क्या आता है। ठीक है।